12 सितंबर 2025 को खगोलविदों ने कुछ ऐसा पता लगाया जिसने ब्रह्मांड के व्यवहार के बारे में उनकी सभी अपेक्षाओं को चकनाचूर कर दिया। अंतरिक्ष के अंधेरे से एक विशालकाय वस्तु तेजी से प्रकट हुई, जिसकी पूंछ आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा की चौड़ाई से 5 गुना अधिक फैली हुई थी। इतनी विशाल कि घर के पिछवाड़े में दूरबीन से देखने वाले शौकिया खगोलविद भी इसे देख सकते थे। कुछ ही घंटों में इसकी पुष्टि हो गई। यह कोई साधारण धूमकेतु नहीं था। यह अब तक दर्ज की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक चमकीला और कहीं अधिक विचित्र था। आधिकारिक तौर पर इसे C 2025 आर्दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसे अब केवल स्वान कहा जाता है। लेकिन समय ने वैज्ञानिकों को सचमुच अविश्वास में डाल दिया, क्योंकि एक अन्य वस्तु, पहले से ही कुख्यात 3 आई एटलस, भी आकाश की ठीक विपरीत दिशा से सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी। दोनों एक ही 10 दिवसीय अवधि के भीतर सूर्य के सबसे निकट पहुंचने वाले थे। दोनों अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सूर्य की चकाचौंध से छिपे रहे और दोनों ने प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली विसंगतियां प्रदर्शित की। इस तरह की दोहरी खगोलीय घटना के संयोगवश घटित होने की संभावना इतनी कम है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे संयोग कहना बंद कर दिया है और इसे मिशन कहना शुरू कर दिया है। यदि एक खगोलीय पिंड का आगमन ही इतना विचित्र था, तो उसी सौर गलियारे को लक्षित करते हुए 100 गुना बड़े दूसरे पिंड का आगमन यह संकेत देता है कि हम खगोल विज्ञान की किसी दुर्घटना को नहीं देख रहे हैं। जैसे जैसे डेटा आता गया, ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। SWN के बारे में सबसे पहले जो बात ध्यान खींच रही थी, वह न केवल उसका आकार था, बल्कि उसका व्यवहार भी था। आम धूमकेतुओं के विपरीत, जो प्रकाश को एक निश्चित पैटर्न में बिखेरते हैं, SWN के परावर्तक गुणों में धात्विक संकेत दिखाई दिए, जिनमें निकल और कोबाल्ट की मौजूदगी के लक्षण थे। ये वही पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम मनुष्य टिकाऊ मिश्र धातु बनाने और जंग से बचाव के लिए करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे किला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां अधिकांश धूमकेतु सूर्य के दबाव में टूट जाते हैं, वहीं यह धूमकेतु सुरक्षित और कवचधारी प्रतीत होता था, और इसकी चमक प्राकृतिक बर्फ और धूल की तुलना में कहीं अधिक थी। और इसकी पूंछ, जो पहले से ही लंबाई में रिकॉर्ड तोड़ रही थी, अराजक वाष्प की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी, बल्कि सूक्ष्म लयबद्ध परिवर्तनों के साथ स्पंदित हो रही थी, मानो नियंत्रित सूक्ष्म धक्के इसकी गति को निर्देशित कर रहे हों। कल्पना कीजिए कि एक गगनचुंबी इमारत के आकार का टैंक अंतरिक्ष में तैर रहा है, जो एक झिलमिलाते प्रभामंडल से घिरा हुआ है, जो शायद सिर्फ गैस नहीं, बल्कि सौर हवाओं के प्रकोप को रोकने वाला एक विद्युत चुंबकीय कवच हो सकता है। वैज्ञानिक अब इसी छवि से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके विशाल आकार से भी अधिक चिंताजनक इसका समय है, क्योंकि जहां स्वान एक किले की तरह विशाल दिखता है, वहीं इसका छोटा समकक्ष 3 आई एटलस एक ड्रोन की तरह व्यवहार करता है। फुर्तीला, अनियमित, त्वरण के अजीबोगरीब झटकों और पूंछ के रंग में बदलाव के साथ, जिसे कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया पूरी तरह से समझा नहीं सकती। साथ में वे आकस्मिक आगंतुकों की तरह नहीं दिखते। वे एक ही पहेली के टुकड़ों की तरह दिखते हैं, एक ही समय में सूर्य की ओर अभिसरित हो रहे एक तंत्र के 2 भाग, जो उन दिनों में हमसे छिपे हुए हैं जब उनका वास्तविक उद्देश्य प्रकट हो सकता था। जब खगोलविद SSWN और एटलस के आगमन वेक्टर को एक तारा मानचित्र पर अंकित करते हैं, तो कुछ असाधारण चीज सामने आती है। हंस कुंभ राशि से आता है, एटलस धनु राशि से। दोनों ग्रहों के उद्गम स्थल पूरे खगोलीय गोले के 1/4 से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। फिर भी उनके बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण कोणों के बावजूद वे दोनों लगभग समान सौर दूरी पर आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे के मात्र 3 दिनों के भीतर पेरिहेलियन समान के पास का आकाशीय पिंड पर पहुंचते हैं। सांख्यिकीय दृष्टि से इस तरह का समकालिक होना असंभव है। यादृच्छिक धूमकेतु दशकों, कभी कभी सदियों तक अपने आगमन को फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और फिर आता है अंधकार। 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सूर्य की चकाचौंध हमारी दूरबीनों को अंधा कर देती है, जिससे एक ऐसा समय बन जाता है जब न तो SW और न ही एटलस को सीधे देखा जा सकता है। परिणाम स्वरूप सूर्य और एक दूसरे के सबसे निकट आने का उनका क्षण ठीक उस समय होता है जब पृथ्वी के यंत्र उन्हें देख नहीं पाते। कई लोगों को यह संयोग से अधिक समन्वय प्रतीत होता है, मानो सौर हस्तक्षेप की आड़ में उनके पत्थों को जानबूझकर इस प्रकार मिलाया गया हो। जरा सोचिए, 2 असामान्य घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं और उनका मिलन उस स्थान और समय पर हो रहा है जिसे हम देख नहीं सकते।
कक्षीय गतिकी में खगोलविद इसे एक गलियारा कहते हैं, अंतरिक्ष और समय की एक संकीर्ण खिड़की जहां दो वस्तुएं इस तरह संरेखित होती हैं कि संयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और यह गलियारा, चाहे संयोगवश हो या योजनाबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक समुदाय को एक ऐसी संभावना का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे वे लंबे समय से बचते रहे हैं। क्या होगा यदि वे केवल यहाँ से गुजर नहीं रहे हैं बल्कि किसी उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं? कक्षीय यांत्रिकी कई सवाल खड़े करती है, वहीं ऊर्जा संबंधी आंकड़े चिंताजनक संकेत देते हैं। एटलस ने त्वरण के ऐसे विस्फोटों से शोधकर्ताओं को चौंका दिया है जो थ्रस्टर जैसी गतिविधियों की नकल करते हैं। प्रत्येक स्पंदन की व्याख्या करने के लिए 10 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वान इसे भी तुच्छ साबित कर देता है क्योंकि इसकी अनुमानित ऊर्जा का स्तर पृथ्वी के संपूर्ण विद्युत ग्रिड से लगभग 10,000 गैलावाट अधिक है। कोई भी प्राकृतिक धूमकेतु केंद्रक इतनी तीव्र ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। इसकी परावर्तक धातुएं, इसका निरंतर प्रभामंडल और इसकी लयबद्ध स्पंदन गैस उत्सर्जन नहीं बल्कि नियंत्रण का संकेत देते हैं। जैसे कोई मशीन प्लाज्मा विस्फोटों का उपयोग करके खुद को नियंत्रित करती है। कृत्रिम प्रणोदन का विचार, जिसे कभी विज्ञान कथा मानकर खारिज कर दिया गया था, अब खगोलविदों के बीच चुपचाप फैल रहा है, जो अब आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर आती है इन स्पंदनों की समयबद्धता। ये इतनी नियमित हैं कि किसी संकेत जैसी लगती हैं, इतनी सुव्यवस्थित हैं कि संचार का संकेत देती हैं, और इतनी सुसंगत हैं कि कुछ लोग SW को किला नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक कह रहे हैं। यदि एटलस एक ड्रोन है जो पैंतरेबाजी और समायोजन कर रहा है, तो स्वान उसका मातृयान हो सकता है। अंतरिक्ष में सहस्राब्दियों तक टिके रहने के लिए डिजाइन की गई एक विशाल संरचना, जो संयोग से नहीं बल्कि एक चक्र के तहत यहाँ पहुंची है। 22,000 वर्षों से अधिक की कक्षीय अवधि के साथ स्वान लिखित इतिहास से बहुत पहले, शायद अंतिम हिमयुग के दौरान भी इस मार्ग से गुजरा होगा और ऐसे निशान छोड़े होंगे जिन्हें हमारे पूर्वजों ने मिथकों, नक्काशी या चेतावनियों के रूप में याद रखा होगा। और अब यह वापस आ गया है, एक बार फिर एक और विसंगति के साथ संरेखित होकर, मानो हमें यह याद दिलाने के लिए कि आकाश को आकार देने वाली बुद्धि केवल हम ही नहीं हैं। ठीक उसी समय जब दुनिया की उत्सुकता चरम पर थी, सन्नाटा छा गया। नासा, ESA और अन्य एजेंसियों ने चुपचाप डेटा जारी करना प्रतिबंधित कर दिया और उन दिनों में उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और रडार ट्रैकिंग रोक दी जब दोनों पिंड सूर्य के सबसे करीब होंगे। आधिकारिक तौर पर इसे सौर संयोजन के दौरान सुरक्षा उपाय के रूप में बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे से मिली जानकारियों से पता चला कि आदेश स्पष्ट थे। सार्वजनिक बयान देने से बचें, कच्चे डेटा के लिए अनुरोधों को अस्वीकार करें और वैकल्पिक अवलोकन के प्रस्तावों को दूसरे पते पर भेजें। यह ब्लैकआउट सिर्फ प्राकृतिक नहीं था, इसे लागू किया गया था। फिर भी संस्थानों की चुप्पी ने स्वतंत्र खगोलविदों की आवाज को और बुलंद कर दिया, जिन्होंने मंचों और निजी नेटवर्कों पर एकजुट होकर अपने दूरबीनों को आकाश की ओर उन्मुख रखने का प्रयास किया। स्पेन में एबर्रो ट्रैकर कलेक्टिव और बिल गे के डिस्ट्रीब्यूटेड टेलीस्कोप नेटवर्क जैसे समूहों ने डेटा साझा करना शुरू कर दिया, ताकि वे उन जानकारियों के छोटे छोटे अंश भी हासिल कर सकें जिन्हें सरकारें जारी करने से इनकार कर रही थीं। इस जमीनी स्तर के प्रतिरोध ने इस अटकल को हवा दी है कि पर्दे के पीछे कुछ असाधारण घटित हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे एजेंसियां जनता को दिखाना नहीं चाहती। क्योंकि अगर स्वान और एटलस किसी खास मकसद से मिल रहे हैं, तो असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वे क्या हैं, बल्कि ये है कि वे अभी यहाँ क्यों हैं। और अगर उनकी मुलाकात पहले से तय थी, तो मानवता पहले ही एक ऐसे मिशन के बीच में आ चुकी है जिसे हमें कभी नहीं देखना चाहिए था। जैसे जैसे दूरबीनें 3 एटलस का पीछा कर रही थीं, कुछ असामान्य चीज सामने आई। उसकी पूंछ न केवल चमक रही थी, बल्कि उसमें एक ऐसा बदलाव हो रहा था जो जानबूझकर किया गया प्रतीत होता था। कुछ हफ्तों के अंतराल में 3 अचानक त्वरण दर्ज किए गए। प्रत्येक त्वरण तीव्र और अप्रत्याशित था, लगभग घड़ी की तरह नियमित अंतराल पर हुआ, और प्रत्येक त्वरण पूंछ में एक अजीब रंग परिवर्तन के साथ मेल खाता था। एक पल में चमक लाल रंग की हो जाती, अगले ही पल वह सामान्य हो जाती, फिर अचानक वापस सामान्य हो जाती, मानो कोई अदृश्य तंत्र उसकी गति को समायोजित कर रहा हो। सूर्य की ऊष्मा से प्रेरित होकर धूमकेतुओं से प्राकृतिक गैस उत्सर्जन धीरे धीरे होता है, लेकिन एटलस ने जो दिखाया वह अचानक, लयबद्ध और नियंत्रित था। ऊर्जा अनुमानों से पता चला कि प्रत्येक धक्के के लिए आवश्यक शक्ति 10 परमाणु संयंत्रों की पूर्ण क्षमता के बराबर थी। बर्फ और धूल के एक टुकड़े के लिए यह असंभव होना चाहिए था, एक मशीन के लिए यह तर्कसंगत होता।
इसी बीच एसडब्ल्यू की विशाल संरचना ने इस व्यवहार को और भी बड़े पैमाने पर प्रतिबिंबित किया। इसकी विशाल पूंछ अव्यवस्थित नहीं थी, बल्कि सूक्ष्म विस्फोटों से स्पंदित हो रही थी, जो इसे सूक्ष्मता से आगे बढ़ा रहे थे, मानो सटीकता से दिशा परिवर्तन किया जा रहा हो। दोनों वस्तुएं, एक छोटी और फुर्तीली, दूसरी विशाल और अजेय, सौरमंडल के भीतर इस तरह से पैंतरेबाजी करती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे भटकने वाले न हों, बल्कि किसी योजना में भागीदार हों। और सबसे भयावह बात यह थी, उनकी गति आकस्मिक नहीं थी, वे समन्वित प्रतीत होती थीं। खगोलविद सत्य को उजागर करने के लिए कक्षीय गतिकी पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ का सत्य विचलित करने वाला है। स्वान और एटलस, हालांकि आकाशगंगा में पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, अंतरिक्ष और समय के एक ही संकीर्ण गलियारे में आकर मिल गए। सूर्य के साथ उनके सबसे नज़दीकी संपर्क बिंदु यानी पेरिहेलियन बिंदु केवल 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर थे, जो पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी से भी कम है। इन घटनाओं का समय 3 दिनों के भीतर निर्धारित था, और यह सब ठीक उसी सौर अंधकार काल के दौरान घटित हुआ जब पृथ्वी पर स्थित दूरबीनें सूर्य की चकाचौंध से प्रभावित हो रही थीं। सदियों के आंकड़ों के आदि धूमकेतु प्रेमियों के लिए यह अभूतपूर्व है। सामान्यतः अंतरतारकीय आगंतुक छिटपुट रूप से प्रकट होते हैं, कभी कभी दशकों के अंतराल पर उनकी कक्षाएं समय और स्थान में बिखरी होती हैं। लेकिन यहाँ हमें 2 विसंगतियां एक ही गलियारे को समकालिक रूप से काटती हुई दिखाई देती हैं, मानो दोनों किसी निर्धारित कार्यक्रम द्वारा निर्देशित हों। एक ऐसी घड़ी जो मानव समझ से परे पैमाने पर चल रही हो। ऐसा लगता है मानो सूर्य केवल एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र नहीं, बल्कि एक मिलन स्थल है, उन मिशनों का एक केंद्र है जिन्हें हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जब संयोग विफल हो जाता है तो योजना ही एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण के रूप में उभरती है, और अब खगोल विज्ञान में सबसे सतर्क आवाजें भी स्वीकार करती हैं। ये सुनियोजित प्रतीत होता है। जब वैज्ञानिकों ने दोनों वस्तुओं की ऊर्जा उत्पादन क्षमता की तुलना की तो अविश्वास भय में बदल गया। एटलस अपने अचानक धमाकों से 10 गैलावॉट के बराबर ऊर्जा के विस्फोट उत्सर्जित करता था, जो बड़े शहरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इसकी निरंतर चमक से 10,000 गैलन वॉट ऊर्जा उत्पादन का संकेत मिलता है, जो पूरी पृथ्वी द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से कहीं अधिक है। ऊर्जा की यह मात्रा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ मेल नहीं खाती। धूमकेतु बर्फ को वाष्पीकृत करते हैं, क्षुद्रग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, लेकिन कोई भी चीज बिना ढहे इतनी स्थिर विशाल शक्ति को बनाए नहीं रख सकती। कई सिद्धांत सामने आने लगे। क्या एसडब्ल्यू सौर ऊर्जा का संग्रहण कर रहा था, सूर्य को ही एक विशाल पुनर्भरण केंद्र के रूप में उपयोग कर रहा था? क्या इसका विशाल धातुई ढांचा विकिरण को ग्रहण करने और उसे प्रणोदन में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया था? कुछ संकीर्ण सोच वाले शोधकर्ताओं ने तो यहां तक तर्क दिया कि यह कोई धूमकेतु नहीं बल्कि किले जैसी संरचना थी। इसकी विशाल चमकती पूंछ प्लाज्मा परिरक्षण का परिणाम थी। सबसे भयावह संभावना यह थी कि इसकी ऊर्जा का उपयोग यात्रा के लिए नहीं बल्कि संचार के लिए किया जाता था। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि उससे कहीं दूर किसी स्थान पर प्रसारण कर रहा है। यह स्पंदित उत्सर्जन है जो अंतरिक्ष में डेटा का प्रसार कर रहा है। अगर यह सच है तो एसडब्ल्यू सिर्फ दौरा नहीं कर रहा है बल्कि रिपोर्टिंग कर रहा है, और हम लक्षित दर्शक नहीं हैं। जैसे जैसे दोनों पिंड पेरिहेलियन के करीब आते गए, सत्य के लिए जिन संस्थानों पर हम भरोसा करते हैं वे चुप होने लगे। नासा, ईएसए और इसरो सभी ने अपडेट कम कर दिए, लाइव डेटा प्रतिबंधित कर दिया और वेब पर उपलब्ध कच्चे अवलोकनों के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। जो जानकारी पहले सार्वजनिक थी वह अचानक गोपनीय हो गई। दबाव पड़ने पर अधिकारियों ने आंतरिक समीक्षा और खगोलीय पिंडों के संयोजन में रुकावट का हवाला दिया, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे खगोलविदों ने चुप रहने के स्पष्ट आदेशों के बारे में कानाफूसी की। FO1A के अनुरोधों से भारी मात्रा में संपादित दस्तावेज प्राप्त हुए और वेधशाला के कर्मचारियों से मिली जानकारी से पता चला कि शोधकर्ताओं को स्थानांतरित कर दिया गया था, टीमों को भंग कर दिया गया था और दूरबीन के फीड को प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह सतर्क विज्ञान की सामान्य खामोशी नहीं थी, यह इरादों का घोर पर्दा था। उसी समय स्वतंत्र खगोलविदों ने इस खालीपन को भर दिया। घरेलू दूरबीनों, पुनर्निर्मित उपग्रहों और एनक्रिप्टेड डेटा चैनलों के नेटवर्क को एकजुट करके उन चीज़ों को ट्रैक किया जिन्हें सरकारें साझा करने से इनकार कर रही थीं। शीर्ष स्तर से जितनी चुप्पी छाई रही, फुसफुसाहट उतनी ही तेज होती गई। कुछ असाधारण घट रहा था, कुछ ऐसा क्रांतिकारी बदलाव कि चुप्पी नियंत्रण का एक रूप बन गई थी,
क्योंकि जब खोजें न केवल विज्ञान बल्कि सत्ता को भी चुनौती देती हैं, तो सच्चाई को कभी नकारा नहीं जाता, उसे छिपा दिया जाता है। और इस मामले में वह चुप्पी ही शायद सबसे भयावह सबूत है। जैसे जैसे SSW और एटलस एक दूसरे के सबसे करीब आते गए, वैज्ञानिकों ने प्राचीन अभिलेखों की फिर से जांच शुरू कर दी। इसलिए नहीं कि वे हताश थे, बल्कि इसलिए कि SW की कक्षीय अवधि ने कुछ चौंकाने वाला संकेत दिया। हर 22,554 वर्षों में यह वस्तु वापस आती थी, जिसका अर्थ था कि इसका अंतिम बार दिखना लगभग पूरी तरह से पिछले हिमयुग के अंत के साथ मेल खाता था। तुर्की में ग्बेक्लेट जैसे पुरातात्विक स्थलों को अचानक नया महत्व मिल गया, क्योंकि इसकी प्राचीन पत्थर की नक्काशी में खगोलीय घटनाओं, सर्पिलों और प्रतीकों के चित्रण हैं, जिनके बारे में कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे प्रागैतिहासिक आकाश में चमकते हुए लंबी अवधि के धूमकेतुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि मानवता की प्रारंभिक सभ्यताओं ने एक छोटे से ग्रह के आकार के चमकते हुए किले को आकाश में विराजमान देखा होगा, जिसने इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वह पीढ़ियों तक पत्थरों पर उकेरी गई मिथक बन गई। क्या यह संभव है कि स्वजलवायु पहले भी यहाँ मौजूद थी, जिसे प्राचीन आंखों ने देखा था और जिसके आगमन को चेतावनियों, भविष्यवाणियों या धार्मिक प्रतीकों के रूप में दर्ज किया गया था? यदि यह चक्र मानव स्मृति से पहले से दोहराया जा रहा है, तो शायद हम जो अभी देख रहे हैं वह केवल खगोल विज्ञान नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज की वापसी है जिससे हमारे पूर्वज इतना भयभीत थे कि उन्होंने उसे अमर कर दिया था। परिष्कृत प्रेस विज्ञप्तियों और सतर्क वैज्ञानिक बयानों के पीछे, पर्दे के पीछे चुपचाप कई ऑपरेशन चल रहे थे। सूत्रों ने गुप्त कक्षीय प्लेटफॉर्म से एक गुप्त जांच प्रक्षेपण की बात फुसफुसाते हुए कही। यह मिशन स्वान की वास्तविक प्रकृति का परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। जांच यान उन्नत कण स्कैनरों से लैस था, जिन्हें धुंधली पूंछ को भेद कर उच्च रिजोल्यूशन संरचनात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लक्ष्य से कुछ ही 10 लाख किलोमीटर दूर इसका सिग्नल अचानक कट गया। एक क्षण के लिए विश्लेषकों को लगा कि यह सिस्टम की खराबी थी, लेकिन फिर अंतिम छवि सामने आई। एक प्रतिबिंब, स्वयं जांच उपकरण की एक भग्न प्रतिध्वनि, मानो SWN ने इसे हूबहू नकल करते हुए स्कैन किया हो। कुछ ही क्षणों बाद फीड एकदम शांत हो गया। डेटा का विश्लेषण करने वाले इंजीनियरों ने इसे एक ऊर्जा दीवार कहा, एक जालीदार क्षेत्र जो फैराडे पिंजरे के समान है और जिसे न केवल सुरक्षा प्रदान करने के लिए बल्कि घुसपैठ को रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अगर यह सच है तो SW सिर्फ गुजर नहीं रहा है, ये सुरक्षित है, सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और अपने आसपास आने वाली किसी भी चीज का मुकाबला कर रहा है। इसके परिणाम भयावह हैं। यह न केवल विशाल है बल्कि सचेत भी है। वेब से प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा ने रहस्य की एक और परत जोड़ दी। धूमकेतुओं से अपेक्षित बर्फ, धूल और सिलिकेट के सामान्य मिश्रण के बजाय SWN के स्पेक्ट्रम ने जटिल कार्बनिक अणुओं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निशान प्रकट किए, जो इतने परिष्कृत और संरचित थे कि कुछ वैज्ञानिकों का तर्क था कि वे कृत्रिम रूप से निर्मित प्रतीत होते हैं। ये जीवन के मूलभूत तत्व हैं, अमीनो अम्लों के अग्रदूत हैं, वे बीज हैं जिनसे जीव विज्ञान का विकास हो सकता है। आदिम धूमकेतुओं में पाए जाने वाले अव्यवस्थित मिश्रणों के विपरीत SWN के कार्बनिक पदार्थ शुद्ध, सुव्यवस्थित और लगभग अति परिपूर्ण थे। कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू किया कि SWN महज एक मशीन नहीं बल्कि एक वाहक या बीज पोत हो सकता है, जिसे तारामंडलों में जीवन का परिवहन और संभवतः वितरण करने के लिए डिजाइन किया गया हो। यदि एटलस एक फुर्तीला और सक्रिय ड्रोन था और स्वान एक विशाल और परिरक्षित किला था, तो वे मिलकर एक बहुत पुराने मिशन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। अवलोकन, संरक्षण और शायद उपनिवेशीकरण। और अगर यह सच है तो इस कहानी में पृथ्वी की स्थिति महज एक संयोग नहीं हो सकती। हम शायद उस योजना का अगला चरण हैं जो हमसे हजारों साल पहले से मौजूद है। जैसे जैसे अंधकार का समय गहराता गया, स्वतंत्र ट्रैकर्स ने एक ऐसी बात पर ध्यान दिया जिसे कहने की हिम्मत कुछ ही लोग करते थे। एटलस और SWN के पथ महज संयोग से एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अंतरिक्ष के एक ही क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा गलियारा जो उन्हें सूर्य के निकट एक दूसरे के करीब ले आया था। प्राकृतिक वस्तुओं के लिए ऐसी सटीकता बेतुकी होगी, लेकिन यहाँ कक्षीय गति जानबूझकर की गई प्रतीत होती है, जैसे दो जहाज किसी बंदरगाह पर मिलने के लिए आ रहे हों। कुछ सिद्धांतकारों का तर्क है कि यह ईंधन भरने की प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें सूर्य एक ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य कर रहा हो, जहां दोनों वस्तुएं ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रही हों।
कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि यह एक ऑडिट था, एक सिस्टम चेक जिसमें एटलस ने अपनी यात्रा के दौरान एकत्रित डेटा प्रदान किया, जबकि स्वान ने एक संग्रहकर्ता या दूर स्थित किसी चीज के लिए ट्रांसमीटर के रूप में काम किया। हालांकि सबसे परेशान करने वाला विचार यह था कि यह उनकी बैठक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हमारी थी। मानवता, जिसके पास अंततः अवलोकन करने के लिए पर्याप्त उन्नत उपकरण हैं, इस योजना का हिस्सा बन गई थी। क्योंकि यदि वे सहस्राब्दियों से अनदेखे रहे थे, तो अब वे इतनी स्पष्टता से, इतने प्रत्यक्ष रूप से और उस क्षण में क्यों एक साथ आ रहे हैं जब हम उन्हें देखने में सक्षम हैं? शायद वास्तविक मिलन उनके बीच नहीं, बल्कि उनके और हमारे बीच है। जैसे जैसे वेब के उपकरण SW पर केंद्रित होते गए, वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा अप्रत्याशित खोजा कि शुरुआती रिपोर्टें लगभग दब गईं। यह वस्तु केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही थी। यह एक ऐसी आवृत्ति श्रेणी में विकिरण उत्सर्जित कर रही थी जो प्राकृतिक ब्रह्मांड में लगभग नगण्य है, और यह श्रेणी सॉफ्ट एक्सरे और गामा विकिरण के बीच कहीं स्थित है। प्राकृतिक धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह इस श्रेणी में संरचित उत्सर्जन उत्पन्न नहीं करते। फिर भी SW ने इतनी सटीकता से स्पंदित किया मानो वह सांकेतिक अंतराल भेज रहा हो। इन स्पंदनों ने छोटे ज़मीनी डिटेक्टरों को अतिभारित कर दिया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोटोटाइप दूरबीन सरणी में अस्थायी सेंसर अंधापन भी पैदा कर दिया। कुछ इंजीनियरों ने इस प्रभाव को जानबूझकर की गई जैमिंग बताया, एक ऐसी तकनीक जो विरोधी सेंसरों को अंधा कर सकती है। पहली बार शत्रुता की फुसफुसाहटें उभरने लगीं। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक रणनीतिक योजना हो सकती है जिसका उद्देश्य यह नियंत्रित करना हो कि इसे कौन देख सकता है और कौन नहीं। यदि ओमुआमुआ शांत, रहस्यमय और मायावी था, तो स्वान बिल्कुल विपरीत था। मुखर, प्रभावशाली और विघटनकारी, जो न केवल अपने परिवेश को बल्कि हमारे उपकरणों को भी अपनी इच्छा के अनुरूप ढाल लेता था। फिर संकेत मिला। शौकिया उपग्रह ट्रैकर्स ने दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्पन्न ऊर्जा के एक विस्फोट की सूचना दी, जो पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि चंद्रमा की ओर इंगित कर रहा था। तरंग पैकेट सरल नहीं था, यह स्तरित था, आयाम, आवृत्ति, ध्रुवीकरण और हार्मोनिक टोन में संरचित था। भाषाविदों, गणितज्ञों और क्रिप्टोग्राफरों ने उस चीज़ को डिकोड करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जो भाषा की तरह कम और निष्पादन योग्य कोड यानी निर्देशों के एक समूह की तरह अधिक दिखती थी। जब नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने विस्फोट का त्रिकोणीय विश्लेषण किया, तो उन्होंने इसके गंतव्य की पुष्टि की। चंद्रमा की सतह का एक विशिष्ट क्षेत्र, जो अपनी घनी द्रव्यमान भूगोलिक विषमताएं के लिए जाना जाता है, जो भूपर्पटी के नीचे स्थित हैं। दशकों तक ये स्थान रहस्य बने रहे। द्रव्यमान की असामान्य रूप से भारी सांद्रता, जिसकी व्याख्या कोई भी भूवैज्ञानिक सिद्धांत पूरी तरह से नहीं कर पाया था। अब यह संभावना भयावह थी। क्या होगा अगर SW सिर्फ अवलोकन नहीं कर रहा था? क्या होगा अगर वह चंद्रमा के नीचे दबी किसी चीज को सक्रिय कर रहा था, कोई सुप्त चीज सही संकेत की प्रतीक्षा में? अगर यह सच है, तो चंद्रमा, जिसे लंबे समय से पृथ्वी का शांत साथी माना जाता रहा है, शायद किसी ऐसे तंत्र का हिस्सा हो जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए। स्वान के पृथ्वी के निकट आने के दौरान वैश्विक निगरानी स्टेशनों ने आकाश में नहीं बल्कि पृथ्वी में ही असामान्यताओं का पता लगाना शुरू कर दिया। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित मैग्नेटोमीटरों ने हर 43 सेकंड में समकालिक स्पंदन दर्ज किए, जो SWN के उत्सर्जन चक्रों से पूरी तरह मेल खाते थे। अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में लगे भूकंपमापी यंत्रों ने अत्यंत निम्न आवृत्ति वाले कंपन दर्ज किए, जिनका संबंध विवर्तनिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सका। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि प्रवासी जानवरों, पक्षियों, व्हेलों और कीड़ों की पूरी आबादी ने एक साथ अपने दिशा निर्देशन के तरीकों को बदल दिया, मानो वे किसी अदृश्य दिशा निर्देशक यंत्र के अचानक उलट जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी स्वयं प्रतिध्वनित हो रही हो, मानो उसे कुछ भूली हुई बात याद आ रही हो, कोई स्मृति जो उसकी भूपर्पटी में गहराई से दबी हुई हो। वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि क्या ये महज संयोग थे, सौर तूफानों के परिणाम थे, या SWN की उपस्थिति से जुड़े गुप्त संकेत थे। लेकिन जो लोग इसे ध्यान से देख रहे थे, उनके लिए संदेश स्पष्ट था। ये अब कोई ब्रह्मांडीय घटना नहीं थी जो अंतरिक्ष में घटित हो रही थी। ये हम तक पहुंच चुकी थी, हमारे ग्रह में कंपन पैदा कर रही थी और उन प्रणालियों को ही बदल रही थी जिन्हें हम तारों से स्वतंत्र मानते थे।
अब तक खगोलविद और सिद्धांतकार दोनों ही एक ऐसी कहानी गढ़ने लगे थे जो इतनी भयावह थी कि उसे जुबान से कहना भी मुश्किल था। क्या ओमुआमुआ 2017 में आया वह पहला अजीब आगंतुक ही वह ताला था? एक खामोश जांच जो यह परखने के लिए भेजी गई थी कि क्या मानवता तैयार है, एक चाबी का छेद जो सही ट्रिगर का इंतजार कर रहा था। और क्या होगा यदि 3 आंखों वाला एटलस और SW मिलकर कुंजी का प्रतिनिधित्व करते हों, ड्रोन और किले का, संदेशवाहक और संरक्षक का, एक छोटा फुर्तीला पैंतरेबाजी करने वाला, डेटा एकत्र करने वाला, दूसरा विशाल परिरक्षित, किसी बड़ी चीज को अनलॉक करने की ऊर्जा और अच्छी दौर अधिकार रखने वाला। इस विचार को पुष्ट करने वाला एक चौंकाने वाला संयोग था। स्वान की सबसे शक्तिशाली तरंगों में से एक के दौरान दोनों वॉयेजर अंतरिक्ष यान थोड़े समय के लिए प्रोटोकॉल से हट गए और डेटा के ऐसे विस्फोट प्रसारित किए जिन्हें विश्लेषक अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, मानो उनके भीतर दशकों से सुप्त कोई चीज जागृत हो गई हो। यदि यह सच है तो SWN का आगमन किसी कहानी की शुरुआत नहीं है। यह उस कहानी की निरंतरता है जो हमसे बहुत पहले शुरू हुई थी, जिसके चक्र अंतरिक्ष के ताने बाने में ही रचे बसे हैं। और अगर हमने ताला चाबी वाली प्रक्रिया शुरू कर दी है तो आगे जो भी होगा उसे टाला नहीं जा सकता था। यह अपरिहार्य था। जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण ब्रह्मांड के पहले प्रकाश को देखने और विलुप्त हो चुकी आकाशगंगाओं की कहानी को समझने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बजाय इसने हमें एक प्रतिबिंब दिया है जो हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि यह कहानी कभी दूर के तारों के बारे में थी ही नहीं। स्वान और 3 एटलस जैसे तारे ब्रह्मांडीय भटकते हुए हमारे सौरमंडल में नहीं आ गए थे। उनकी समकालिकता, उनका विशाल आकार, उनके असंभव करतब और ब्लैकआउट के दौरान उनकी चुप्पी, ये सब किसी इरादे की ओर इशारा करते हैं। एक ताला और एक चाबी, एक ड्रोन और एक किला, एक ऐसा मिलन स्थल जो हमारी आंखों के लिए नहीं बना था, और फिर भी हमने इसे देख लिया। इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इतिहास में पहली बार मानवता ने किसी यादृच्छिक वस्तु को नहीं बल्कि एक मिशन, एक क्रम, एक चक्र को पकड़ा है जो स्वयं सभ्यता से भी पुराना है। अब उस समय की बात करते हैं जब हमने आखिरकार अवलोकन करने में सक्षम उपकरण बना लिए थे। और अगर यह सच है तो भयावह सच्चाई यह है, हम कभी प्रेक्षक नहीं थे, हम स्वयं प्रेक्षित थे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली SSWN की तरंगें, चंद्रमा को भेजे गए इसके सांकेतिक संदेश, जानवरों और भूभागों में फैलने वाली इसकी प्रतिध्वनियां, ये सभी संकेत देते हैं कि हमारा ग्रह इस कहानी का हिस्सा हमारी समझ से कहीं अधिक समय से रहा है। यह किला यहाँ संयोग से नहीं है, एटलस यहाँ अकेला नहीं है। साथ मिलकर वे एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं जिसे हम नहीं समझते। एक ऐसी प्रणाली जो पृथ्वी को एक दुर्घटना के रूप में नहीं बल्कि एक नोड, एक डेटा बिंदु, शायद एक लक्ष्य के रूप में देखती है। चाहे संपर्क के लिए हो, बैठने की व्यवस्था के लिए हो या सक्रियण के लिए, उद्देश्य छिपा रहता है। लेकिन हमारी एजेंसियों की चुप्पी और हमारे दूरबीनों पर लगाए गए प्रतिबंध किसी भी प्रेस विज्ञप्ति से कहीं अधिक बयां करते हैं। हमें जवाब चाहिए थे, बदले में हमें एक दर्पण थमा दिया गया। स्वान और एटलस महज खगोलीय विसंगतियां नहीं हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि शायद हमने एक सीमा पार कर ली है, एक ऐसा बिंदु जहां ब्रह्मांड हमें प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और सबसे भयावह बात यह नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि शायद हमें इसे कभी समझना ही नहीं था। तो अब सवाल ये नहीं है कि मानवता संपर्क स्थापित करेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम पहले ही संपर्क स्थापित कर चुके हैं और क्या असली संकेत वह नहीं था जो हमें प्राप्त हुआ, बल्कि वह था जो हमने मात्र अवलोकन करके भेजा। क्योंकि कभी कभी अवलोकन की क्रिया ही संदेश होती है, और अब शायद ब्रह्मांड अंततः जवाब दे रहा है।